नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आज हम कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी, मनुष्य और पर्यावरण की परिकल्पना को देखते हुए जैविक खेती की अवधारणा को हम सबके सामने लेकर आया गया है और यही जैविक खेती आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिन पर दिन विकसित होती जा रही है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब जब जैविक खेती की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है जीवंत मृदा की। जी हाँ, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो खेती और भी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो आइए आज मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AB सिंह जी। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। तो आइए आज डॉक्टर साहब से जानते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए। तो मेरा पहला सवाल किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब से यही होगा कि जैविक खेती के लिए किसान भाई मिट्टी कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि मिट्टी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जा रही है और जैविक खेती में हम मिट्टी स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं और मिट्टी स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग क्या समझते हैं। किसान भाइयों, आप ये ध्यान रखें कि जब हम जैविक खेती या कोई भी खेती की बात करते हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बनाए रखना या उसको बरकरार रखना किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम वैज्ञानिक लोग बोलते हैं अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हमारे उस पे उगने वाला पौधा स्वस्थ होता है और उगने वाला पौधा अगर स्वस्थ होता है तो उसका जो फल सब्जी उत्पाद जो भी जानवर या इंसान के उसको ग्रहण करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसीलिए वैज्ञानिक टर्म में कहा गया है कि हम लोग मिट्टी के स्वास्थ्य को एक जो है डायरेक्ट अगर समझें तो पौधे के स्वास्थ्य से संबंधित है और पौधे का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो इंसान का स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। तो किसान भाइयों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे कैसे सावधानियां लें, कैसे कैसे उपाय करें, इस बात पर हमेशा आप लोग ध्यान रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी का अच्छा स्वास्थ्य अच्छी फसल की देन है, यानी कि हमें मिट्टी के स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। और मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि जीवंत मृदा ही जैविक खेती का आधार है। तो आइए जानते हैं कि मिट्टी का परीक्षण किस प्रकार किया जाए। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाना है तो उसके लिए मिट्टी का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी परीक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी मिट्टी में हमारे कौन कौन से पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और उसके माध्यम से हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की अधिकता हो रही है, कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है और उसी हिसाब से हम लोग पोषक तत्वों को देते हैं। तो मिट्टी परीक्षण के लिए हम लोग जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट डिपार्टमेंट का, कृषि विभाग का आजकल ये हर तरफ से ये काम चल रहा है कि हमको मिट्टी का टेस्ट करके, और आपने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, जो पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर का ये काम मतलब जो है नारा था कि हमको सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश की मिट्टी का बनाना है। स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि हमारे किसानों की मिट्टी के स्वास्थ्य का अच्छा बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विभाग में जाके अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और जिससे उसकी आपको जानकारी मिल सके कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है या कौन सी अधिकता है। उस हिसाब से आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आपकी उर्वरक का जो खर्चा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस खाद खेत में नहीं डालने की ज़रूरत है उस खेत में भी डाल रहे हो तो उससे उर्वरक की बचत होगी और आपकी लागत बचत होगी तो आपकी आय बढ़ेगी। इसलिए जो है आप लोग मिट्टी परीक्षण को हमेशा ध्यान में रख के 3-4 साल में अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक समय अवधि के अंतराल में मिट्टी का परीक्षण किसान भाइयों को कराते रहना चाहिए, जिससे वो ये जान सके कि कौन से पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में पाई जा रही है। और जब हमने पोषक तत्वों की बात की है डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाई जानने के लिए उत्सुक होंगे, जिज्ञासु होंगे। आप उन्हें बताएं कि किस प्रकार मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। किसान भाइयों, आपको हमेशा ये याद रखना होगा
कि हमारे पौधों को 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा किसान भाई 3 या 4 पोषक तत्वों को देता है। तो उसमें क्या होता है, किसान भाइयों को ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि अगर हमारे पौधों को 17 पोषक तत्व चाहिए और आप 3-4 पोषक तत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी में जो लगातार 30-35 सालों से आप खेती करते चले आ रहे हैं, उस मिट्टी में कई जगहों पे, कई खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट खासकर जैसे लोहा हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ और ये मॉलिब्डेनम हुआ, कॉपर, ये सब पोषक तत्वों की कमियां हो रही हैं और उन कमियों का सीधा असर आपके मिट्टी के स्वास्थ्य पे और मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए मिट्टी परीक्षण और मिट्टी के हिसाब से संतुलित उर्वरक प्रयोग करके ही आप मिट्टी का स्वास्थ्य बना सकते हैं और उसमें अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मिट्टी का जो परीक्षण है वो 3 से 4 साल की अवधि में अगर किसान भाई समय समय पर करवाते रहें तो पोषक तत्वों की कमी के बारे में वो अच्छे से जान लेंगे। लेकिन अब किसान भाई जानने के लिए उत्सुक होंगे डॉक्टर साहब कि क्या इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हो सकता है जिससे वो इन सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जान सके। किसान भैया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और पूरे देश में केवल एक ही संस्थान है जहाँ पे पूरे देश की मिट्टियों का रिसर्च कार्य हम लोग जो है शोध वर्क करते हैं और उस मिट्टी में ये जानकारी लेते हैं कि किस जगह की किस मिट्टी में क्या पोषक तत्वों की कमी है और उन पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों पर क्या असर होता है। इससे संबंधित हमारे कई तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जो अभी आप स्किल इंडिया एक प्रोग्राम चलाए हुए हैं, उसके अंदर हम लोग जो है अभी लास्ट इसी मार्च में 2021 मार्च में हम लोगों ने 20 ट्रेनर मतलब हमने बनाया ट्रेनिंग दे करके 1 महीने की किस तरह से सॉयल और वाटर का टेस्ट करके उसकी क्वालिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। और वो ट्रेनर जो है अब हमारे ग्राम लेवल में, पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में जा कर के अपना लेबोरेटरी टेस्ट मतलब डेवलप करके या स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ मिल करके सॉयल से जो टेस्टिंग होती है वो किसानों की मिट्टी का परीक्षण करके, और वैसे तो आपके स्टेट डिपार्टमेंट के हर ज़िले में मिट्टी परीक्षण का एक केंद्र होता है जहाँ पे किसान आसानी से जा कर के अपनी मिट्टी का परीक्षण करा सकता है। और आप लोग में ही जो हमारे यंग हैं, जो स्किल इंडिया में हमने अभी पिछले इसी मार्च में हमने 20 ट्रेनर पैदा किया है, वो हमारे युवक जो है जाके अभी काम करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों और भी आपको बताना चाहेंगे कि इसी साल हमने 20 वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर हमने युवा को जो है ट्रेनिंग दिया है, जो आज अपने खेत पे या एक व्यवसाय के रूप में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है जब मिट्टी के स्वास्थ्य की, तो हम जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि फसल चक्र मिट्टी को समृद्धशाली बनाने में किस प्रकार सहायक है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और गांव में आप लोग करते भी हैं कि आप लोगों का जब पहले कोई दलहनी फसल होती है उसके बाद आप कोई सीरियल क्रॉप को लेते हैं। ये आप लोगों का अनुभव बहुत पुराना है और करते भी आए, लेकिन विगत वर्षों से कुछ किसानों में ये भावना बदल गई है, कंटिन्यू एक ही फसल को लेते जा रहे हैं, जिससे कंटिन्यू एक फसल जैसे सोयाबीन गेहूँ विगत 10 वर्षों से या 15 साल से ले रहे हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी मिट्टी की वो जो उत्पादन क्षमता है, स्वास्थ्य है, धीरे धीरे खराब होने लगती। उस केस में किसान भाइयों अगर फसल चक्र आप अपनाते हैं और हर ये मान के चलिए 4 साल 5 साल में फसल चक्र आप चेंज करते रहेंगे तो निश्चित ही किसान भाई आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और उत्पादन में आपने देखा होगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि कई किसान जो है सोयाबीन चना इस टाइप का लेते हैं, तो उनके खेतों में मैंने देखा कि काफ़ी किसानों का चना जो है सीजन में सूख जाता है। अब सूखने का कारण आप लोगों को पता नहीं होता तो उसमें उकठा रोग लग जाता है। ऐसे कि इसमें किसान हमारी दवा भी डालता तो दवा का भी कोई असर नहीं होता है। तो हम किसान भाइयों को यहाँ पे यही आपको बताना चाहेंगे कि अगर फसल चक्र 4 या 5 साल में चेंज करके अगर दूसरी फसल लगाएंगे, जैसे कि सोयाबीन के बाद जो है कोई मस्टर्ड सरसों लगाइए, गेहूं लगाइए, लेकिन उसको 4 या 5 साल में हर फसल चक्र को चेंज करिए, तब तो आपकी मिट्टी भी उपजाऊ, उसका जो उत्पादन क्षमता है वो बनी रहेगी और जो हर तरह के मिट्टी में
रोग जन मतलब रोग लगते हैं, कई बार के बिल्ट लग जाता है, पैथोजेंस हो जाते हैं, उसका भी असर कम हो जाता है। तो इसलिए आप किसान भाइयों ध्यान रखिए कि फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है उसके उत्पादन मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादन क्षमता को बरकरार रखने में। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और अब डॉक्टर साहब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि जैविक खेती हमारे किसान भाइयों को आप विस्तार से समझाएं कि कैसी होती है, क्या होती है, इसकी क्या विधियां होती है और किस प्रकार किसान भाई इस टेक्निक को अपना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि जैविक खेती में जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए और जैविक खेती के लिए क्या क्या तरीके बनाना चाहिए या कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से सुने कि जैविक खेती हमको करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो किसान भाई ये ध्यान रखिए कि जैविक खेती में ये दिमाग में हमेशा रख लो कि जैविक खेती में केवल जैविक खाद का ही प्रयोग करके ही हम खेती करते हैं। इसको रसायन विहीन या कार्बनिक खेती भी दूसरे रूप में कह सकते हैं। इस कहने का मतलब इसमें कोई भी रसायन, चाहे इंसेक्ट पेस्ट हो या कीड़े हों या कोई बीमारी हो, किसी भी हालत में कोई दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल जैविक खाद के अलावा जैविक ऐसे कई ऑर्गेनिक फार्मूलेशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नीम की पत्ती हुआ और मिर्च और लहसुन का पेस्ट हुआ, गौमूत्र हुआ, बर्मीवास हुआ, इन सबको प्रयोग करके कीड़े बीमारियों का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ लेके बताना चाहेंगे कि मान लो आप गेहूँ की जैविक खेती करना चाहते हो, तब जैविक खेती करने के लिए गेहूं में जो रसायन आप डालते हैं उस रसायन को ये मान के चलिए कि आपको पूरी तरह से बंद करना है। उस रसायन में आप जो DAP, यूरिया, SSP जो भी चीज़ें डालते टोटली आपको बंद कर देना पूरी तरह से। अब उसके स्थान पे जैविक खाद, जैसे भी आपको हमने बताया, केचुआ खाद, कंपोस्ट, देसी खाद और गोबर खाद, मुर्गी खाद, इवन हरी खाद भी जैविक खाद में आता है। अब आपको इस तरह से देखना है कि जो हमने रसायन बंद किया है उस रसायन के समतुल्य, कहने मतलब अगर 100 kg नाइट्रोजन नत्रजन आप डालते थे खेत में, तो उस नत्रजन के बराबर आपको इन जैविक खादों को डालना है। तो किसान भाई एक पॉइंट और नोट कर लें कि जैसे केचुआ खाद में हम लोग बताते हैं 2% नाइट्रोजन नत्रजन होता है, कहने मतलब 100 किलो में 2% होता है। अगर आपके पास केचुआ खाद है
तो आपको 100 किलो नत्रजन डालने के लिए आप खुद देखो कि कितना कुंटल हमको जैविक खाद लगेगा। तो अगर आप देखिए, हमने कहा 100 किलो नत्रजन आपको रसायन में डालते थे और उस रसायन के बदले में आपको जैविक खाद मतलब केचुआ खाद में डालना, तो आप यहाँ देखिए कितना लगा, उसका 100 का मतलब आपको 50 कुंटल या 5 टन आपको केचुआ खाद डालने के बराबर होगा। अगर 5 टन आप डालेंगे तब आपका केचुआ खाद जो है वो जैविक खेती के अंदर में आ जाएगा। फिर आपके मन में एक बात आता है कि साहब इतना हम 2 बोरी या 4 बोरी यूरिया डाल के जहाँ हम खाद खेती करते हैं तो हमको जो है इतना कुंटल अगर जैविक खाद डालेंगे तो कहाँ से आएगा। किसान भाइयों, एक ध्यान रखें कि अगर आपको अच्छी चीज़ पाना है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाना है, तो आपको भी अपने जो संसाधन हैं, आपको कभी ऐसा लगता है, जो भी किसान भाई हमारा आज का वक्तव्य सुन रहा है, आप वो कभी बार हमारे संस्थान में आए और उसको हम मार्गदर्शित करेंगे कि भाई आप किस तरह से केचुआ खाद बनाएं, किस तरह से कंपोस्ट खाद बनाएं, किस तरह से देसी खाद बनाएं और उन खादों का कैसे आप खेती में प्रयोग करें, उसके बारे में हम आपको विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा कभी फ़ोन आपको लगता है तो हमारा जो है टेलीफोन से माध्यम से भी आप कभी चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किसान भाई कि अगर जैविक खेती करें तो उसमें आपको जैविक खादों को ही डाल कर करें, कोई रसायन ना करें। इवन आपको जब कीड़े बीमारी भी कंट्रोल करना हो तो उस केस में भी आप जो है अपने जो जैविक मतलब संसाधन है, जैसे मैंने कहा काऊ यूरिन हुआ, बर्मी वाश हुआ है, और उसके बाद 10 पर्णी हम लोग बोते हैं, कई तरह की ऐसी पत्तियाँ। आप एक बात यहाँ और सुन लीजिए, ऐसे पौधों की पत्तियाँ जिनको जानवर नहीं खाते, ये फार्मूला याद रखिए, ऐसे पौधों की पत्तियाँ जिनको जानवर नहीं खाते हैं, उन पौधों की पत्तियों को अगर आप उस एक्सट्रैक्ट निकाल के उनके जैविक खेती में जो भी पौधे उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो उस पर ढेर सारे जो भी आपके कीड़े बीमारी का प्रकोप होता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। सुविधाजनक, सरल और साधारण उपायों का इस्तेमाल करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है किसान भाइयों। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आपको दी कि किस प्रकार आप मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त और आपके लिए अब कार्यक्रम में खबरें खेती की। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार। किसानों के लिए फायदेमंद नैनो यूरिया, गन्ना फसल के सामयिक कार्य, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता, फसल बीमा पर जागरूकता कार्यक्रम, तिल की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए फायदेमंद नैनो यूरिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिनों हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नैनो यूरिया की खेप को रवाना किया। 75 टन यूरिया के लदे ट्रक को गुजरात के कलोल संयंत्र से मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही आधा लागत तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आएगी। श्री तोमर ने इस मौके पर कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इफ़को ने मेक इन इंडिया के तहत इस नवीन उत्पाद को विकसित किया है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में भी मदद करेगा। गन्ना फसल के सामयिक कार्य। कृषि अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के लिए समसामयिक सलाह जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि गन्ना की फसल वर्तमान में वानस्पतिक अवस्था में है। जिन स्थानों पर गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई है, वहां किसान भाई फसल में निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। साथ ही साथ जिन स्थानों पर पिछले माह गन्ने की बुवाई की गई है, उन स्थानों पर निराई गुड़ाई करने की सलाह दी गई है। मृदा परीक्षण में पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा को बारीक रेत में मिलाकर बुवाई से पूर्व एक समान छिड़क दें। पहले मृदा परीक्षण नहीं करवाया हो और फसल में तत्वों की कमी नज़र आए तो उस पोषक तत्व का पानी में घोल बनाकर छिड़क दें। इस प्रकार उस पोषक तत्व की
कमी को पूर्ण किया जा सकता है। यह एंजाइम का मुख्य अवयव होता है और क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण के पाचन में सहायक होता है। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग और मक्के में व्हाइट बर्ड रोग होता है। इसकी पूर्ति पोषक तत्व के माध्यम से की जा सकती है। फसल बीमा पर जागरूकता कार्यक्रम। कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा द्वारा फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विषय पर वर्चुअल माध्यम से वेबिनार आयोजित किया गया है। इस अवसर पर केवी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए लाया गया है। तिल की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। तिल की खेती के लिए उर्वरक का उपयोग मृदा की प्रयोगशाला में जांच कराकर सायर हेल्थ कार्ड के आधार अनुसार ही करें, अन्यथा अधिक उर्वरक के उपयोग से पौधे की वनस्पति वृद्धि अधिक होकर दाने की उपज एवं तेल की मात्रा में कमी हो जाती है। तिल के लिए वर्षा वाले क्षेत्र में 40 किलो नत्रजन व 25 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। तिल की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए बुआई के समय 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर, 2.5 टन गोबर की खाद के साथ एजोटोबैक्टर व फास्फोरस विलय बैक्टीरिया 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी 4% द्वारा उपचारित कर बुआई करें। तिल में उपज स्थिरीकरण के लिए सिफारिश उर्वरकों की 75% मात्रा के साथ 2% यूरिया का फूल आने के समय 1 पर्णी छिड़काव लाभदायक रहता है। धन्यवाद। आज के समाचारों में इतना ही।